वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट स्पेशल केसेस। वहां पर हमने बात की किस तरीके से एक प्लेट के ऊपर एक सर्कुलर रॉड को वेल्ड किया जाए, फिलेट वेल्ड किया जाए, साथ के साथ उस पर टॉर्क लगे तो किस तरीके से हमारे फार्मूले बनेंगे और किस तरीके से उसके फेलियर कंसिडर होंगे। उसके बाद हमने बात करी टॉर्क की जगह पर अगर बेंडिंग मोमेंट पिक्चर में आए या लोड अगर पिक्चर में आ जाए, सिस्टम हमारा कैंटिलीवर की जैसे एक्ट करे तो सर्कुलर रॉड पर स्ट्रेसेस किस तरीके से पिक्चर में आएगी और वहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। और साथ के साथ हमने बात की थी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को परपेंडिकुलर अगर फिलेट वेल्ड की सहायता से वेल्ड किया जाए तो किस तरीके से हमारे फेलियर्स और कंसिडरेशंस बनते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के ऊपर जाने से पहले जो कल हमने देखा था कि प्लेट के ऊपर सिलेंड्रिकल रॉड या बार को हम वेल्डिंग करें और कैंटिलीवर बने, तो उसका एक सवाल हमारे यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम और डिस्कस करते हैं। पहले ये 2017 BTER के पेपर स्पेशल में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए सर्कुलर स्टील बार 50 mm डायमीटर एंड 200 mm लॉन्ग इज वेल्डेड परपेंडिकुलर टू अ स्टील प्लेट टू फॉर्म अ कैंटिलीवर। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि एक प्लेट के ऊपर रॉड या बार को वेल्ड किया जाना है। किस तरीके से वेल्ड किया जाना है कि वो कैंटिलीवर बन जाए। कैंटिलीवर बन जाए तो इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर उसके ऊपर वेल्ड कर दिया जाएगा। फिलेट वेल्डिंग यहाँ पर की जाएगी। बार का डायमीटर आपको दिया हुआ है 50 mm और साथ के साथ में हमारा जो सर्कुलर बार है उसकी लेंथ आपको दी हुई है 200 mm। जब आपने उसे कैंटिलीवर बना दिया तो उसके एंड के ऊपर जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 5 किलो न्यूटन फ्री एंड के ऊपर लगेगा। फिर ये आपसे चाहता है कि साइज ऑफ द वेल्ड बताएं, तो साइज ऑफ द वेल्ड को हमने यहाँ पर H के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, थ्रॉट थिकनेस को हमने T के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। याद होगा आप लोगों को, हम लगातार बात कर रहे हैं थ्रॉट थिकनेस कौन सी थिकनेस है। थ्रॉट थिकनेस वो थिकनेस होती है जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होता है या हमारे जॉइंट के फेलियर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम सारे के सारे फेलियर इस थ्रॉट थिकनेस के ऊपर ही कंसिडर करते हैं। और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, कैंटिलीवर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 100 न्यूटन पर mm²। अब उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। पिछले वाले जो फार्मूले हमने वीडियो लेक्चर में पढ़े उससे आपने इसको अब तक कोरिलेट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हुए इसे देखें, यहाँ पर हमने ऊपर डेटा को फिर से कंप्यूट किया है, सारे के सारे डेटा को एक्सप्रेस किया है। डायमीटर 50, लेंथ ऑफ बार 200, लोड 5 किलो न्यूटन, H आपको पूछा गया है और बेंडिंग स्ट्रेस दिखाइए 100 न्यूटन पर mm²। तो स्टूडेंट्स वापस से रिलेट करें, क्या रिलेशन बनाए यहाँ पर कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द सर्कुलर बार वेल्डेड परपेंडिकुलर टू अ स्टील प्लेट। तो उस केस में जब इस तरह का केस बनेगा तो हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस है मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 5.66 m अपॉन पाई HD²। यहाँ पर सिंबल्स को हमने वैसे ही ऊपर एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर H हमें अननोन है, सिग्मा B मैक्सिमम नोन है, डायमीटर आपको नोन है और साथ के साथ में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। क्यों, किस तरीके से आएगी, आपको लोड भी दिया हुआ है कैंटिलीवर के लिए और वहाँ पर कैंटिलीवर की जो लेंथ है वो भी आपको बताई हुई है। तो M बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई L। P कितना है 5 किलो न्यूटन और लेंथ 200। आपस में जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स 10⁻⁶ न्यूटन इंटू मिलीमीटर। हमारी जो इक्वेशन ऊपर हमने लिखी सिग्मा B मैक्स, इसमें से मैं H की टर्म्स में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दूंगा तो ये वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 5.66 m अपॉन पाई T² सिग्मा B मैक्सिमम। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इसमें हम सारे एक एक डेटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है साइज ऑफ द वेल्ड की 7.2 मिलीमीटर। तो ये सवाल
बड़ा आसान सा सवाल है। एग्जाम में ये सवाल 12 नंबर का आता है और आपको इस एक छोटे से सवाल के ऊपर बिल्कुल बड़ी आसानी से, यदि फार्मूला आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हमने बात की थी अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन। तो अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन कोई एंगल हो सकता है, कोई चैनल हो सकता है, ठीक है, कोई टी हो सकता है। तो किसी भी तरीके के यदि अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन है और उसे हम पीछे की तरफ एक प्लेट लगाकर उसके ऊपर वेल्ड करें, हमने यहाँ पर एलिवेशन भी दिखाया है और साइड व्यू भी दिखाया है, तो दोनों व्यूज के अंदर ये पिक्चर बड़ी आसानी से क्लियर हो रही है कि वेल्डिंग को किस तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखने की बात हो रही है स्टूडेंट्स, समझने की बात जो है मेन क्या है कि वेल्डिंग की जो लेंथ अपर और बॉटम दो सरफेसेज है हमारी यहाँ पर प्लेट के साथ में, उसके अलोंग वेल्डिंग जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग लेंथ हमने यहाँ पर वेल्डिंग की बनाई है, LA और LB, क्योंकि वेल्डिंग सेक्शन हमारा जो है वो अनसिमेट्रिकल है, तो वेल्डिंग की लेंथ भी दोनों साइड में अलग अलग हो सकती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या आगे बढ़ने का हमारा जो तरीका है वो क्या होता है, हम सबसे पहले सिस्टम की CG कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो एंगल है या चैनल है या सेक्शन है, जिस भी तरीके का हमारा सेक्शन है उसकी CG कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर साइड व्यू में आपको दिखाया है यहाँ पर कि बॉटम से CG की डिस्टेंस B और टॉप से CG की डिस्टेंस A, और LA अपर साइड में वेल्डिंग की लेंथ है, LB बॉटम साइड में वेल्डिंग की लेंथ है। तो ये पिक्चर से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन अगर हो तो किस तरीके से बनेगा और वेल्डिंग कैसे होगी। अब हम आगे बढ़े, इसे देखें तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन किया है कि ये जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, सेक्शंस हमारे हैं, इनको किस तरीके से करते हैं हम, इसको कह रहे हैं हम वेल्डेड ऑन द फ्लैंज एजेस। जो उसकी फ्लैंज एज है आखिरी ऊपर और नीचे, ठीक है, उसको हमने फ्लैंज एज बता दिया और उनको हमने वहां पर वेल्डेड किया है और साथ के साथ में एक्सियली उसके ऊपर लोडिंग बनाई है। जो पिछला आपने PPT देखा वहां पर ये वेल्डिंग भी लोड भी वहां पर आपको एक्सियली नजर आ रहा होगा। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं तो वेल्डिंग की लेंथ किस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसे हमने बताया कि पिछली बार ऊपर बताया ना कि ऊपर अलग है, नीचे अलग है, बॉटम और टॉप अलग अलग है। तो ये वेल्डिंग की लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट होती है कि जो CG है वो क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पर है टॉप से और बॉटम से, तो दोनों के कारण जो सिस्टम में रजिस्टिंग मूवमेंट आता है वो ग्रेविटी एक्सिस या CG के अबाउट 0 होना चाहिए। तो वो 0 कब होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस अलग है, लेंथ अलग अलग है। तो उस केस में इसकी जो वैल्यूज है, वेल्डिंग की जो लेंथ है वो भी अलग अलग आएगी। तो हमने एंगल सेक्शन को यहाँ पर कंसीडर करते हुए इसके डेटा यहाँ पर आपको बताए हैं। LA LB हमने पीछे चित्र में बात की थी। यहाँ पर L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, LA प्लस LB के बराबर होगा। P एक्सियल लोड के रूप में हमने वहां पर बताया है। और A क्या बताया है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ टॉप वेल्ड फ्रॉम ग्रेविटी एक्सिस। इसी तरीके से B क्या है, बॉटम वेल्ड फ्रॉम ग्रेविटी एक्सिस। और अब हमने ऊपर इसका रजिस्टिंग मोमेंट की जिसकी बात की थी उसे हमने F मान लिया है, इसको हमने कहा है पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया होगा आपको ये सब बात यहाँ पर। तो अब हम टॉप वेल्ड का मूवमेंट ग्रेविटी एक्सिस के अबाउट लिखिए, क्योंकि हमने कहा कि 0 होना चाहिए रिजल्टेंट, और या तो हम टॉप और बॉटम को बराबर कर दें या डिफरेंस करके इसे 0 कर दें। तो मूवमेंट ऑफ टॉप वेल्ड अबाउट ग्रेविटी एक्सिस, रजिस्टिंग मूवमेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट बन जाएगा, पहले लोड बन जाएगा फिर मूवमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से बॉटम वेल्ड का मूवमेंट ग्रेविटी एक्सिस के अबाउट कितना होगा ये यहाँ पर हमने बता दिया है। LA इंटू F इंटू A एक इक्वेशन हो जाएगी, LB इंटू F इंटू B एक इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने कह दिया है सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वेल्ड अबाउट द ग्रेविटी एक्सिस मस्ट बी 0। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाती है LA इंटू A इज इक्वल टू LB इंटू B। ये बेसिक इक्वेशन बन जाती है हमारी ग्रेविटी से। दूसरी बेसिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि टोटल लेंथ L इज इक्वल टू LA प्लस LB के बराबर होगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो LA और LB की वैल्यूज को आप
कैलकुलेट कर पाएंगे। LA की जो वैल्यू होगी वो L अपॉन A प्लस बी इंटू बी होगी और LB की जो वैल्यू होगी L अपॉन A प्लस बी इंटू A। बड़ा आसान हो गया स्टूडेंट्स, याद रखना, पूरा डेरिवेशन भी याद नहीं रहे तो आपको LA और LB ही कैलकुलेट करना होगा एग्जाम में। तो LA के लिए मैं क्या करूं, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके अतिरिक्त जो दूसरी डिस्टेंस है CG से, A के बारे में बात कर रहा हूं तो B से मल्टीप्लाई करूंगा और बेसिक L अपॉन A प्लस बी आएगा ही आएगा। तो बड़ा आसान हो गया, देखो स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर। इसी तरीके से LB L इंटू A अपॉन A प्लस बी, तो ये बिल्कुल हमारी बेसिक बात हो गई और ये LA और LB यहाँ बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर पाए। ये दोनों ही लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ये हमारे BTER के 2014 के पेपर में। उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में रिप्रेजेंट किया है पूरा का पूरा। 2014 का सवाल, एंगल की साइज दी है 150 100 इंटू 12.5 mm, लोड दिया है 250 किलो न्यूटन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 80 मेगा पास्कल, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। साथ के साथ दिया है LA लेंथ ऑफ द वेल्ड एट द टॉप, LB लेंथ ऑफ द वेल्ड एट द बॉटम। ये दोनों चीजें आपके लिए अननोन है। L टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड, LA प्लस LB। हमारी जो थिकनेस ऑफ एंगल प्लेट है उसकी वैल्यू दी है आपको 12.5 mm, तो साइज ऑफ द वेल्ड हमारी जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 12.5 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर ए सिंगल पैरेलल फिलट वेल्ड मैक्सिमम लोड की हमारी जो वैल्यू होती है, याद होगा आपको हमारे जो स्टैंडर्ड रिलेशंस हमने फॉलो किए हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर LA और LB को लूंगा या दोनों को जोड़कर L बनाकर लूंगा, तो जब मैं L बनाकर लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा और इंडिविजुअल LA और LB बराबर हूं और एक ही LA LB को लिखूं तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर L लिया है और L लेने के कारण से मैंने डायरेक्टली लोड को एक्सप्रेस किया है 0.707 H मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई शेयर स्ट्रेस। ठीक है, सिंगल पैरेलल फिलट वेल्ड कब होता है ये, जब लोड के पैरेलल वेल्डिंग की लेंथ आ जाए। अगर वेल्डिंग की लेंथ लोड के परपेंडिकुलर होगी तो टेंसाइल स्ट्रेस पिक्चर में आ जाएगी। तो ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर पीछे चित्र में यदि आपने ध्यान दिया हो तो टेंसाइल लोड के पैरेलल वेल्डिंग की लेंथ आ रही है। यहाँ पर लोड को हमने इक्वेट कर दिया और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। H आपको नोन है, शेयर स्ट्रेस आपको नोन है, तो यहाँ पर क्या अननोन हो गया स्टूडेंट्स, L आपके पास अननोन हो गया। तो L की वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 353.6 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने कह दिया है LA प्लस LB 353.6 mm। अब यहाँ पर आपको CG कैलकुलेट करनी है इस पूरे के पूरे एंगल सेक्शन की। तो हमने कह दिया B डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एंगल और A था डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल। तो A और B दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए और B की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। किस तरीके से किया स्टूडेंट्स, पहले तो हमने लेफ्ट वाला जो एंगल था, एंगल सेक्शन की जो लेग थी वो कंसिडर की, तो उसकी जो एरिया था वो हो गया 150 इंटू 12.5, उसकी CG हो गई उसका टोटल लेंथ की हाफ, 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमने हमारा जो बॉटम वाला पार्ट था उसकी कैलकुलेट की, तो उसको 100 थी, 100 में से साइड वाली थिकनेस हमने माइनस कर दी है तो वो एरिया आ गया 87.5, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 और इसकी CG हमने 12.5 को ऑफ करके लिख दिया 6.25 और नीचे हमने दोनों एरियाज को जोड़ दिया है। तो ये सब करके हमने यहाँ पर इस B की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। तो B की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 49.7। जैसा कि वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि A और B टोटल इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 150 के। तो 150 में से यदि मैं B को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं यहाँ पर A को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो A हो जाएगा मेरा 150 माइनस 49.7, तो 100.3 मेरे ये वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमें LA और LB कैलकुलेट करना था। LA के लिए मैंने क्या बताया था, L अपॉन A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई B। ठीक है, तो हम यहाँ पर LA को कैलकुलेट कर दे। L 353.6 था हमारे पास, B हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 49.7,
डिवाइड बाई ए प्लस बी हमारा 150 है। तो यहाँ पर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा जो आंसर आ जाता है वो आता है 117.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर एल ए कैलकुलेट हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं एल बी भी कैलकुलेट कर सकता था, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। कैसे करता, एल इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, लेकिन हमारे पास क्योंकि एल ए प्लस एल बी का सम अवेलेबल है एल के रूप में, तो जब हमें एल बी चाहिए तो हम डायरेक्ट ही एल माइनस एल ए कर सकते हैं। तो और देखिए आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करना आसान हो गया। किस तरीके से कि इफेक्टिवली हमें एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा, एल ए या एल बी, दोनों में से एक फार्मूला याद किया और दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ये स्पेशल केसेस वाले हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए बस एक छोटे छोटे फार्मूलों की हमें आवश्यकता है और सिर्फ एक एक लाइन का हमारा फार्मूला है, चाहे वो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, चाहे बेंडिंग मूवमेंट हो, चाहे दोनों लोड्स दोनों प्लेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, चाहे ये अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन हो, बिल्कुल छोटे छोटे एक एक लाइन के हमारे पास इसके फार्मूले हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये बड़ा आसान लगा होगा और बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। ओके।